तो अब की बार किसकी सरकार, ये तो जनता ने तय कर दिया है और जनता ने ये बता दिया है कि पश्चिम बंगाल में मोदी लहर है और इस मोदी लहर के सामने ममता बनर्जी के जो मजबूत किले हैं वो भी पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, अब बीजेपी नेताओं के जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बीजेपी नेता बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचने लगे हैं एक एक करके। और आप महाराष्ट्र में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है वो आप देखिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, उनको भी मिठाई खिलाई जा रही है। तो पश्चिम बंगाल की जीत की गूंज पूरे देश में इस वक्त दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, हर जगह पर बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, क्योंकि बंगाल एकमात्र ऐसी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने थी जिसे तमाम कोशिशों के बावजूद भी भेद नहीं पा रही थी बीजेपी। लेकिन इस बार जो माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी ने किया, जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, दीदी के खिलाफ जो कैंपेनिंग की, जनता के डर को जो समझा, उन तमाम फैक्टर्स ने एक साथ मिलकर वो काम करके दिखाया जिसका इंतजार दशकों से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। ऐतिहासिक मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसी का जश्न, इसी का उत्साह इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। भगवा रंग एक तरफ पश्चिम बंगाल में चारों तरफ देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब देश के अलग अलग राज्यों से भी जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पर आज पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे और आगे को लेकर रोड मैप तैयार करेंगे। जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो इस जीत के लिए बीजेपी ने काफी इंतजार किया है और ये देखिए, ये भी देवेंद्र फडणवीस भी झाल मुरी खा रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ है। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। भगवा लहर की आज चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा। आप कैसे देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के इन परिणामों को? अब हम तो भगवा को जीते हैं और भगवा का मतलब है राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व। भगवा का मतलब है आध्यात्मिक सनातन राष्ट्रवाद। भगवा का मतलब है कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं। पश्चिम बंगाल में जो एक भय का वातावरण था, सनातन को जिस तरह से अलग अलग प्रकार से तिरस्कृत किया जाता था और लोगों को अपना जीवन अंधकार में ऐसा दिखने लगा था, जो कभी पश्चिम बंगाल देश की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी हुआ करता था। विक्टोरिया का कितना बड़ा वहां मूर्ति लगा और विक्टोरिया खुद वहां आई थी। तो उस बंगाल के लोगों ने अपना सपना देखा देश के प्रधानमंत्री में, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी में। तो बधाई हो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित जो उन्होंने धर्मेंद्र यादव जी और तमाम योद्धा वहां पर, शुभेंद्र अधिकारी आदि जो लगे हुए थे, हरनेश विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ आज जो उनको सफलता मिली है, ये सीखने जैसी बात है कि आपको राजनीति से लेकर के विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, कहीं पर भी आपको सफलता के झंडे गाड़ने हैं। संकल्प से सिद्धि के लिए आपको अपना सर्वस्व आहूत करके उसमें लगना पड़ता है। लाख चुनौतियां हो, लेकिन जो योद्धा होते हैं उनकी विजय होती है। और ये पश्चिम बंगाल ही नहीं, आप असम में देखिए, हिमंता विश्व शर्मा जी ने क्या कीर्तिमान बनाया पौंडीचेरी से लेकर के। और तमिलनाडु में तो पूरा उथल ही पुथल हो गया। स्टालिन जो है वो कहाँ गायब हो गया, अभी ढूंढने से मिल नहीं रहे। तो विजय ने जो विजय का इतिहास रच दिया है और कांग्रेस को भी कम से कम जो है मुंह दिखाने लायक छोड़ दिया केरला ने। तो ये अपने आप में ये चुनाव एक भारत के जो लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्य हैं, जो डेमोक्रेटिक और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, लोकतंत्र का जो वोट तंत्र होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। और इस देश का जो वोटर है वो काफी विवेकशील हो गया, ऐसे मुझे लगता है मेरी बहन। और ये बहुत बड़ा सबक है विपक्ष के लिए भी। और मैं तो इसको खाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता हूं, जीवन में किसी भी क्षेत्र में जब आपके भीतर एक वर्चस्ववाद का उन्माद आ जाता है। एक समय था जब टीएमसी सोचती थी कि हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता पश्चिम बंगाल में। आज पश्चिम बंगाल ने दिखा दिया है, वर्चस्ववाद के उन्माद से बाहर निकलिए, हकीकत में लोगों के साथ में जुड़िए और उनके सपनों की पूर्ति के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको रास्ता दिखा दें। स्वामी जी, जब इन परिणामों की चर्चा हो रही है तो हिंदुत्व की लहर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हिंदू किस तरीके से एकजुट हुआ है उसकी चर्चा हो रही है, हिंदू एकता की चर्चा हो रही है। इन चुनावों में क्या आप देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि हिंदुओं का एकजुट होना एक बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी की जीत के पीछे? ये बहुत बड़ी बात है। देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। अब उसमें लोगों ने नए नए नैरेटिव घड़ करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, ओबीसी,
और उसके अलग अलग जातियों में, वर्गों में, समुदायों में, भाषाओं में उसको बांट दिया था। अलग अलग देवी देवताओं में, कोई राम में, कृष्ण में, हनुमान में, शिव में, भगवती में। हम सनातन में एकत्व की उपासना करते हैं। मैं दो बातें सनातन के बारे में मेरी बहन बड़े रूप में कहना चाहता हूं। एक, सनातन में अभेद दृष्टि है। एकत्वम अनुपश्यते यत्र विश्वम भवत्येक नीडम एको वशी सर्वभूतंतरात्मा। तो ये जो भेद डाल करके, भेद दृष्टि पैदा करके जो तोड़ना चाहते थे, वो अब पूरी तरह से, एक तरह से नाकामयाब हो गए हैं और उनको सबक दे दिया है देश ने। दूसरी बात, सनातन का मतलब सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एकजुटता, वो तो अलग बात है। सनातन को मैं मूल रूप से देखता हूं, सनातन हमारे जीवन का आचरण का विषय। तो सनातन कहो, हिंदुत्व कहो, हमारी विरासत कहो, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारो, इस रूप में है कि हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, हम सब वीर वीरांगनाओं की संतानें, रामकृष्ण के उपासक। तो हमारे जीवन में इतनी दिव्यता हो कि हम, एक तो जीवन में इतनी प्रामाणिकता, हमारा चरित्र, हमारा आचरण इतना ऊंचा हो कि पूरी दुनिया हमसे सीखे, और दुनिया में, देश में हम प्रमाद से बाहर निकल के पुरुषार्थ करें। कुछ लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और कहते हैं भगवान जी सब कुछ कर देंगे। तो भगवान जी सब कुछ कर देंगे तो हमको किसी ने बनाया था? तो सनातन को हमें सच्चे अर्थों में जब समझ करके हम आगे बढ़ेंगे, तो भारत विश्व को लीड करने के की स्थिति में आ जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा में करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में एक युद्धों का दौर चल रहा है, उसमें भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में हो, भारत एक विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व की नीतियों को निर्धारित करने के रूप में एक बड़ी भूमिका निभा सके। देश में तो मोदी जी की नीतियां, उनकी नियत, उनका नेतृत्व और उनका चरित्र, उसका एक बोलबाला है, उसके ऊपर एक विश्वसनीयता है, लेकिन दुनिया में भी ऐसा हमें कायम करना पड़ेगा मेरी बहन। जी स्वामी रामदेव जी, अगला सवाल आपसे मैं पिनास पूछ रही हूँ। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने जब ये आंकड़े देखे तो कहा, बार बार कहा कि भाई ये सनातन की लड़ाई है और आज सनातन की जीत, इस जीत का क्रेडिट सनातन को दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में राम आए हैं, तो यानी सनातन के साथ जो रहेगा वही जीत की ओर अग्रसर होगा। अब ये समझ में आ रहा है। ये बात सच्ची है कि स्टालिन ने सनातन को वायरस कहा। यहां पर सनातन को जिस तरह से नेपथ्य पर रख करके वहां पर घुसपैठियों को, और बात देखो, हम इस्लाम से घृणा नहीं करते, हम किसी के से नफरत नहीं करते, लेकिन कोई हमसे घृणा करे और हमको यहां अपने सरजमी से उखाड़ना चाहे, वहां जो बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लगा है, वहां पर किस तरह से लोगों को बेघर कर दिया गया है, किस तरह से लोगों की जमीनें कब्जा ली है, लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ गई है। वहां पर हिंदू जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत पर आंच आने लगी थी। तो ये एक तरह से अस्मिता की लड़ाई थी। और इस बार तो लोगों ने कहा करो या मरो। मैं आपको एक पिनाक जी एक बात बताना चाहता हूं कि लोग जो 10-10, 15-15 हजार की नौकरी करते थे, वो लोग फ्लाइट की टिकट लेकर के माने 5-5, 10-10 दिन से जमे हुए अब आज वापस लौटेंगे, माने पूरे देश में। और दिल्ली सहित पश्चिम बंगाल से लोग के वहां चुनाव के लिए कैसे एक जुनून था। 93 तक परसेंट तक वोटिंग, वह अपने आप में ऐतिहासिक, अप्रत्याशित, अविश्वसनीय जरूर लग रही थी। लेकिन इस बार लोगों ने करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो, नहीं करो जीतो। इसके जुनून के पीछे पोलराइजेशन कहा जा रहा था कि भाई जब मुस्लिम कहते हैं कि हम एकजुट होकर वोट देंगे, जब दीदी कहती है हमारी गिनती ही जो है, उनकी पार्टी कहती है कि 75 पार शुरू होती है, जब एक तरफा पोलराइजेशन आपको दिखेगा तो आमतौर पर हिंदू जो है वो इतना अग्रेसिव और इतना पोलराइज नहीं माना जाता है, लेकिन आपने उसको उस हद तक, उस पॉइंट तक ले गए कि जहां पर उसने भी कहा कि ठीक है अब हम जवाब में रिवर्स पोलराइजेशन करते हैं। मेरी बहन, क्या है पिनाक जी, हिंदू ना स्वभाव से उदारवादी है, लेकिन अब हमें सीखना होगा कि हमारी उदारता का फायदा उठाया 4-5 मुगल आए थे, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जो भी थे, मुझसे ज्यादा इनका खानदान नहीं पता है मुगलों का, लेकिन 4-5 मुसलमान आए, आज 20 करोड़ हो गए। हमारी उदारता, हमारी जिसको कहते हैं कि हमारी ढुलमुल रवैये के कारण से। कुछ चंद ब्रिटिशर्स आए थे, ईसाई लोग आए थे, आज करीब 7 लाख के करीब ईसाई हो गए। आज जो है पूरे तमिलनाडु और केरल, वो तो ईसाई डोमिनेटेड स्टेट हो गए। तो हमारी उदारता का फायदा उठाया। तो मैं कहता हूं 100% अपने स्वधर्म में दृढ़ता, लेकिन उदारता उतनी तक ही जितना दूसरा
हमारी निजता पर, हमारी अस्मिता पर आक्रमण करके हमको खत्म नहीं करना चाहे तो फिर किस बात की उदारता। इसलिए हिंदुओं में अब ये जज्बा, ये शौर्य, ये वीरता, ये पराक्रम, ये साहस आया है कि हम उदारता रखेंगे, लेकिन कोई हमको खत्म करना चाहेगा तो हमारे वजूद को, हमारे राजनीतिक वजूद को, हमारे सामाजिक ताने बाने को, हमारी निष्ठाओं को खत्म करना चाहेगा तो फिर हम झुकेंगे नहीं। और तो सनातन और हिंदुओं की रक्षा सिर्फ बीजेपी कर सकती है। देखिए, ये बात तो सही है कि बीजेपी में जो सनातन के प्रति निष्ठा है, काश वैसी निष्ठा दूसरी पार्टियों में भी आ जाती तो उनका राजनीतिक मोक्ष ना होता। तो वो जिनको अपना राजनीतिक मोक्ष से बचना है उनको सनातन की शरण में आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये राजनीतिक पूरा एक माहौल है देश के अंदर, वो सनातन के गौरव का है, राष्ट्रवाद के गौरव का है। तो ये सांस्कृतिक सनातन राष्ट्रवाद की विजय है और इसमें जिनको अब एक सबक है राजनीतिक पार्टियों के लिए कि अपना वजूद बचाना है, तो आपको छद्म तरीके से नहीं, पूरे मुखर तरीके से अपने वैयक्तिक जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आपको सनातन को गौरव देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका वजूद खतरे में जाएगा, राजनीतिक रूप से आपका मोक्ष ही हो जाएगा। यानी स्वामी जी, इन तमाम राजनीतिक दलों को अब फिर से अपनी रणनीति को ठीक करना होगा या फिर से अपनी विचारधारा को ठीक करना होगा। वो राजनीतिक दल जो एक वोट बैंक के बलबूते पर अभी तक सत्ता में काबिज होते रहे और ये समझते रहे कि ये वोट बैंक तो हमारे साथ है तो जीत सुनिश्चित है। हाँ, बहुसंख्यक हिंदुओं का अनादर, अपमान, कितना एक जैसे कहते हैं मूर्खतापूर्ण लोग ये काम कर रहे थे। हम तो सुबह इंडिया टीवी पर 7:56 पर शुरू हो जाते हैं, योग धर्म और राष्ट्र धर्म का साथ साथ शंखनाद करते हैं, लोकतंत्र और योग तंत्र की साथ साथ बात करते हैं, वोट तंत्र की। तो मैं तो चाहूंगा सब लोग सुबह सुबह इंडिया टीवी देखा करो, सुबह योग की बात से लेकर के और शाम को आज की बात तक और आपकी अदालत तक एक माने भारत का जो मूल स्वभाव, मूल संस्कृति, मूल प्रकृति है जो इंडिया टीवी पर दिखती है। तो मैं ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जीवन के क्षेत्र में मैं तो कहता हूं सनातन क्या है, सनातन जीवन के और जगत के वो शाश्वत सिद्धांत है जो उनको कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। तो जब आप सनातन के मार्ग पर चलेंगे, धर्मो रक्षति रक्षता, तो आपकी भी रक्षा होगी और ये देश भी सुरक्षित रहेगा। और जिस तरह से युद्धों के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, उसमें भारत को भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभारना है। तो भारत को संगठित होना पड़ेगा, सनातनियों को भी संगठित होना पड़ेगा, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, वैचारिक तौर पर। और एक अंतिम बात मैं और कहना चाहता हूं, खाली राजनीतिक नारा सनातन नहीं है, हमारे जीवन में सनातन धर्म हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण में उतरे, हमारे जीवन में रामत्व, कृष्ण, हनुमत तत्व, शिवत्व का अवतरण हो, ऐसे में देश से अपेक्षा और आह्वान करता हूं इंडिया टीवी के माध्यम से। चलिए, तो स्वामी जी, आपने भी माना कि जीत का रास्ता फिलहाल राजनीतिक पार्टी हो तो उनके लिए सनातन की शरण से ही होकर जाता है, सनातन से ही होकर जाता है। और शुभेंदु अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राम आए हैं और सनातन की जीत हुई है। स्वामी जी, आप हमारे साथ इस पूरे चुनावी विश्लेषण के लिए जुड़े, आपको बहुत बहुत, आपको भी और पिनाक त्यागी बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इंडिया टीवी को भी बधाई। आप लोग हमेशा राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखते हैं। प्रणाम जी, शुक्रिया। तो खबरों को ऊपर रखते हुए हम आगे बात करते हैं कि इस मेगा विक्ट्री से बंगाल को भगवा में कर देने के बाद अब से ठीक 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। इस जीत बड़ी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर आखिर इतने दशकों की मेहनत के बाद जाकर कमल फैलाए, सत्ता में बीजेपी काबिज होने जा रही है, तो इस जीत का जश्न भी प्राची बड़ा होगा। बिल्कुल, देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह प्रधानमंत्री बढ़ाएंगे और मिशन 2027 का रोड मैप भी प्रधानमंत्री रखेंगे। बंगाल के तौर पर बीजेपी ने एक ऐसा किला फतेह कर लिया है जिसे जीतना आसान नहीं था। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी कोशिश कर रही थी। बीजेपी ने धीरे धीरे जमीन बनाई, कार्यकर्ता तैयार किए, ग्राउंड बेस तैयार किया और फिर मोदी मैजिक ने वो सपना सच कर दिखाया जो सबसे मुश्किल टास्क पिनाज बीजेपी के लिए था। बिल्कुल, और बंगाल में भगवा की ऐसी सुनामी आई है कि क्या उत्तर और क्या दक्षिण, बंगाल का पूरा मैप अब भगवा में दिखने लगा है। जिन इलाकों में ममता का एक छत्र राज था, यानी कि लेफ्ट के टाइम पर भी, वहां पर जब लेफ्ट का दबदबा होता था तब भी ममता का काडर, मशीनरी वहां पर इतना संगठित रहता था कि कहा जाता था कि प्रेसिडेंसी, ग्रेटर कोलकाता, आप इन रीजन्स को छोड़ दीजिए क्योंकि वो ममता का गढ़ है। वहां मशीनरी, भद्रलोक, वहां की डेमोग्राफी, सब कुछ ममता के साथ है। तो वहां भी कमल खिला है और यहीं से
यहां से सारे सियासी समीकरण जो हैं वो बिगड़ते हुए बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सियासी समीकरण सिर्फ बंगाल तक रुक जाएंगे, सीमित रहेंगे, ऐसा नहीं है। बंगाल के ये नतीजे देश की राजनीति को भी एक नई दिशा और दशा देने वाले हैं। बिल्कुल, अब कैसे भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। 2024 के बाद लगा था कि बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन 2024 के बाद से लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने दिखाया है कि भगवा लहर बीजेपी की कायम है, और यही पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न ऐसा है कि आज ही होली और आज ही दिवाली ही लगने लगी है। कहीं जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, तो कहीं जाल मुड़ी बट रही है, तो कहीं माछ भात का भोज भी इस वक्त चल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में भगवा का ऐसा विस्तार है कि मोदी राज में इस वक्त भगवा का विस्तार देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि परिवर्तन की आंधी इस वक्त फुल क्रेडिट इसका मोदी मैजिक को जा रहा है। बीजेपी से भय पर भरोसे की जीत बता रही है। बंगाल में राम राज की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से बता रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंदाज भी बदला है। देखिए, केसरिया रंग में रंगी हुई पार्टी जो है, केसरिया गुलाल अबीर के साथ जो है वहां पर बंगाल का परंपरागत नृत्य करते हुए भी आपको यहां पर नजर आ जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जश्न पूरा मन रहा है। और जो मेरे पास तस्वीरें आ रही है न्यूज एजेंसी INS के मुताबिक, वहां पर बीजेपी का जो कोलकाता का जो दफ्तर है वहां पर माछ भात परोसा जा रहा है। तो ये बदली हुई बीजेपी है जो मिष्टी दोही, जय दुर्गा, जय काली और जय श्री राम के नारे के साथ साथ माछ भात भी खा रही है। और पूरे कैंपेन में जिस तरह से कहा गया कि भाई ये पार्टी आ जाएगी, बंगालियों को सबसे प्यारी है मछली, अब भाई मछली ही ले जाओगे तो फिर डर तो बैठेगा ना। तो उस डर को दूर करने के लिए बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से माछ भात खाया, और उसके बाद आज जश्न में भी माछ भात है, तो एक अश्योरेंस है कि भाई देखिए ठीक है, हर राज्य के हिसाब से वहां के जो मिजाज है, वहां की जो मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से हिंदुत्व चलेगा। हिंदुत्व समावेशी है, यहाँ पर पूजा अर्चना में भी मछली का प्रयोग होता है, तो वो भी हिंदुत्व ही है। तो उस हिंदुत्व के साथ हम बंगाल में बदला हुआ एक अप्रोच यहाँ पे देख रहे हैं। और यही वजह है कि भद्र लोग जिसे एक कट्टर हिंदुत्व पसंद नहीं आता था, वहां पर भी बीजेपी अपने लिए जगह बनाने में, उनके दिलों पर भी कब्जा करने में कामयाब हुई है। कोलकाता रीजन में भी अच्छी खासी सीटें बीजेपी यहाँ पर निकाल रही है। ठीक 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर होंगे और यहां बीजेपी जश्न मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का क्रेडिट हमेशा कार्यकर्ताओं को देते हैं, तो एक बार ऐसा फिर प्रधानमंत्री करेंगे और इसके साथ ही साथ आगे का रोड मैप, आगे का जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री बताएंगे। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आज के इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का निचोड़ क्या कहता है, ये मैंडेट क्या कहता है। तो आप ऐसे समझिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी 15 सालों से, लेकिन वो चेंज हो गई, यहां बीजेपी की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी, वो चेंज हो गई, यहां पर सबसे बड़ी पार्टी एक्टर विजय की बन रही है। केरलम में एलडीएफ यानी लेफ्ट की सरकार थी, वो भी चेंज हो रही है, यहां यूडीएफ यानी कि कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन असम में बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी रिपीट कर रही है, यानी कि बीजेपी की सरकार असम में एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए ही एक बार फिर से रिपीट कर रहा है, यानी जहां जहां एनडीए की सरकार है वहां वहां रिपीटेशन हो रहा है, और जहां जहां अन्य दलों की सरकार है वहां वहां चेंज हो रहा है, वहां वहां सत्ता परिवर्तन हो रहा है। और सबसे ज्यादा अगर किसी भी राज्य ने चौंकाया है तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी का सपना सच हो रहा है। अब आइए आपको भारत का नक्शा दिखाते हैं और भारत के नक्शे में आपको बताते हैं कि कैसे चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आएगा। और वो स्टेट्स, यानी 7 ऐसे स्टेट अब हैं सिर्फ देश में जहां बीजेपी सत्ता से दूर है। झारखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक, ये वो ऐसी जगह हैं जहां बीजेपी अभी सत्ता से दूर है। लेकिन फिलहाल जो भारत का नक्शा है, जो इंडिया का मैप है, चारों तरफ आपको बीजेपी ही बीजेपी नजर आएगी, चारों तरफ आपको सिर्फ बीजेपी का रंग ही नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य लेकर चल रही थी कि गंगोत्री से गंगा सागर तक, वो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जीत के साथ कहीं ना कहीं हासिल कर लिया है। पश्चिम बंगाल में एक बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और 7 सिर्फ ऐसे राज्य हैं, अगर ये कहें कि बीजेपी के लिए अब क्या बचा है, तो बीजेपी के लिए अब ये कुछ राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर अभी विपक्ष की सरकार है, जहां अभी बीजेपी सत्ता से दूर है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि 0 से कैसे सत्ता तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, यानी 0 सीट वाली पार्टी कैसे 200 का आंकड़ा छू रही है, उसके पीछे के फैक्टर क्या हैं। तो पहला फैक्टर यह है कि हिंदू एकजुट हुआ,
इस बार बीजेपी ने पूरी तरीके से हिंदुत्व की पिच पर उतरकर चुनाव लड़ा और हिंदुओं को यह बताया कि अगर इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता चेंज नहीं हुई तो हिंदुओं का पश्चिम बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा। फैक्टर नंबर 2, मुसलमान बट गए। जी हां, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीटें, जहां मुस्लिम वोटर्स में बिखराव देखने को मिला है। वो मुस्लिम वोट बैंक जो ममता के साथ कंसोलिडेट रहता था, वो मुसलमान वोट इस बार बट गया, जिसका नुकसान ममता बनर्जी को मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी हो रहा है। फैक्टर नंबर 3 ये है कि भय को सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, डर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और इसे जमीन पर आर्टिकुलेट किया। सिर्फ कहा नहीं बल्कि नेताओं की मौजूदगी ने बताया कि इस बार डरना नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में रहे, कार्यकर्ताओं को भरोसे में लिया और जनता को भी भरोसे में लिया कि इस बार अगर आप वोटिंग करेंगे तो डरना नहीं है। फैक्टर नंबर 4, महिलाओं का समर्थन। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं के समर्थन से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती रही हैं और इस बार वही जो महिला वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के हाथ से छिटका है, क्योंकि कानून व्यवस्था को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, आरजीकर केस को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया और ये बताया कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फैक्टर नंबर 5 है एंटी इनकम्बेंसी। वो एंटी इनकम्बेंसी जिसे शायद ममता बनर्जी भी समझ रही थी और इसीलिए अपने चुनावी कैंपेन में अपने रिपोर्ट कार्ड की बजाय ममता बनर्जी सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साध रही थी, चुनाव आयोग पर निशाना साध रही थी। सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ममता बनर्जी का देखने को मिल रहा था। और जो फैक्टर नंबर 6 है वो है लॉ एंड ऑर्डर। इसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 4 मई के बाद जितने भी गुंडे हैं टीएमसी के, उन्हें बंगाल की खाड़ी में भेज देंगे। जो टीएमसी के गुंडे हैं उन्हें उल्टा लटका देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा इसका असर पश्चिम बंगाल के चुनावों में देखने को मिला है और उसका असर यह है कि भारतीय जनता पार्टी 0 से 200 के करीब पहुंच गई है। अब आइए आपको यह भी बताते हैं कि ममता बनर्जी जो 15 सालों से सत्ता में थी आखिरकार फेल कैसे हो गई। तो आक्रामकता जो है ममता बनर्जी की वो कमजोरी बन गई। जितना एग्रेशन ममता बनर्जी दिखा रही थी वो उनके खिलाफ जा रहा था, वो एग्रेशन, वो उनका गुस्सा उनके खिलाफ जा रहा था, यानी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बड़ा फैक्टर बन गई। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, बीजेपी बार बार भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना रही थी, तो भ्रष्टाचार के आरोप में ममता बनर्जी के जो कई नेता थे, उनकी पार्टी के जो कई नेता थे, जो मंत्री थे, वो फंसे। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और इसका असर ग्राउंड पर दिखा। भ्रष्टाचार के आरोप में कई नेता फंसे। बीजेपी का चक्रव्यूह यह था कि माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी ने किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, 12 स्टेट के सीएम बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उतार दिए थे। इस तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट पश्चिम बंगाल में किया था। मैन टू मैन मार्किंग पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने की थी। महिला वोटर्स छिटक गई ममता बनर्जी से और इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ा। सत्ता से दूर हो गई, जीत का चौका ममता बनर्जी नहीं लगा पाई और इसमें प्रमुख बना आरजीकर केस और संदेश खाली। ये वो 2 ऐसे मसले रहे जिसे बीजेपी ने जोरों शोरों से उठाया और महिलाओं में जो गुस्सा था वो गुस्सा भारतीय जनता पार्टी ने समझा और कहीं ना कहीं उसका असर इन चुनावों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पार्टी में जो अंदरूनी कलह है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह रही, क्योंकि ममता बनर्जी का अपना एक खेमा है, अभिषेक बनर्जी का अपना एक खेमा है। इसका असर भी इन चुनावों में देखने को मिला। जो एक अच्छी रणनीति हो सकती थी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की, वो रणनीति टीएमसी नहीं बना पाई और चुनाव जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे ममता बनर्जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस गई और उसी का असर है जो पश्चिम बंगाल में इस बार इन नतीजों में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी 200 सीटों को छू रही है और टीएमसी 90 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये नतीजे जिसे कहते हैं ना, तमाम पोलस्टर्स की बात करें, तमाम विश्लेषकों की बात करें, हर कोई ये कहता था कि भाई ये नंबर्स जो हैं, अगर इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे, डेटा को रिसर्च करेंगे, डेमोग्राफी को रिसर्च करेंगे, तो कहीं से भी 190 से ज्यादा बीजेपी चली जाए या 170 से ज्यादा चली जाए, 190 तो छोड़ ही दीजिए, किसी को अचीवेबल नहीं लग रहा था। तो ये नंबर आने के पीछे क्या फैक्टर्स रहे, क्या कारण रहे, हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसके बाद आगे की राजनीति, व्हाट नेक्स्ट, 2027 के इन नतीजों का 2027 पर क्या असर पड़ेगा। अखिलेश जो है राहुल का साथ छोड़कर जिस तरह से सीधे सीधे आ गए कि हम तो ममता जी के साथ खड़े हैं, वो जीत रही थी, उन्हें लग रहा था, तो उनके साथ बैकिंग करने आ गए थे, लेकिन इसका असर अखिलेश की पीडीए प्लस मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पर क्या कुछ पड़ने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अजय जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो जीत की। 197, 200 से बस 3 दूर रह गए हैं। तो ये फिगर क्या इंटरनली जब आप लोगों से बातचीत होती होगी, जब पार्टी के शीर्ष नेताओं की इंटरनल सर्वेज आते थे,
क्या आपने भी सोचा था कि ये टैली यहां तक जा सकती है? देखिए, देवेंद्र जी से भी बात हुई मेरी 2-3 दिन पहले। हम लोग बहुत श्योर थे कि 180 प्लस रहेंगे। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि चुनाव जब अपने आप को समेटने लगता है, सुनामी जब लौटती है तो सब कुछ समेट के ले जाती है। तो अभी जो फिगर्स दिख रहा है वो ऐसी सुनामी के लौटने वाला फिगर दिख रहा है कि समेटते हुए जा रहा है। तो 200 भी क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 2-3 राउंड काउंटिंग के और बचे हुए हैं। एक लाइन था, आपने अभी कहा कि क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो एक ही फैक्टर था, गई ममता गया गोगोई गया स्टालिनवाद, देश में सिर्फ चलेगा मोदी जी का भगवा राष्ट्रवाद। ये जो कंटिन्यूअस अपीजमेंट पॉलिटिक्स हमारे देश में, खासकर बॉर्डरिंग स्टेट्स में जो हो रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण था। अभी आप डायग्राम दिखा रही थी, उस डायग्राम में चिकन नेक दिख रहा है। आपको पता है बंगाल में ये लोग कहते थे चिकन नेक काट देंगे, यहाँ पे इतने लोग बसाओ कि चिकन नेक कट जाए, भारत कुछ कर नहीं पाए। बंगाल चुनाव हमारे जीतने हमारे लिए एक इमोशनल चुनौती थी, इसलिए क्योंकि हमारी उत्पत्ति बंगाल से हुई है जनसंघ की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने नींव रखी बंगाल की। पहले चुनाव में भी हम 4 सीट जीते थे वहां से, उसके बाद हम गायब हो गए। इसलिए बंगाल हमारे लिए एक सांस्कृतिक, हमारी मातृत्व में जैसी फीलिंग है बंगाल चुनाव जीत के जी। और ये कोई एक दिन में जीत नहीं आई है। 2011 से हम प्रयासरत हैं। हमारे गृह मंत्री तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2014 से, उन्होंने इसकी नींव रखनी शुरू की। लगातार मेहनत, हमारे 600-700 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या, एक बहुत बड़े तपस्या और बलिदान के नींव पे चढ़ के हम बंगाल में यहां तक पहुंचे। जो लगातार मेहनत हुई, लगातार काफी वक्त आपको लगा बंगाल को फतेह करने में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि जहां आप कमल खिलाना चाहते थे, आज वो दिन आ गया जहां कमल खिल रहा है और अच्छे मैंडेट के साथ खिल रहा है। लेकिन आपने भगवा लहर की बात की अजय आलोक जी, तो ये भगवा लहर पश्चिम बंगाल में दिख रही है, असम में दिख रही है, पुडुचेरी में दिख रही है, लेकिन ये तमिलनाडु में तो नजर नहीं आ रही है, ये केरलम में तो नजर नहीं आ रही है। केरलम में तो आज भी राहुल गांधी की पार्टी ही सरकार बना रही है। डीएमके बेशक पिछड़ गई हो, लेकिन नए फैक्टर एक्टर विजय उभर कर आ रहे हैं। आपको तो कोई फायदा हो नहीं रहा। अभी राजनीति सिर्फ एक लाइन में नहीं हो जाती है। अभी जब फाइनल फिगर्स आएंगे तब राजनीति बहुत बदलेगी तमिलनाडु की। तमिलनाडु, केरला हमारे रडार पर है। और देखिए, कम्युनिस्ट साफ हुए थे 2011 में, तो बंगाल में हमारे लिए रास्ता खुला। आज डीएमके और एआईडीएमके के साथ हम मिलकर लड़ रहे थे, दोनों के नंबर सिग्निफिकेंटली घटे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा रास्ता तमिलनाडु में भी खुलेगा। अजय जी, ऐसा क्यों ना समझा जाए कि अगर एक अच्छा विकल्प मिलेगा तो रास्ता वो भी अख्तियार किया जा सकता है, जैसे टीवीके के केस में हुआ। अगर एक और विकल्प मिले तो रास्ता वो भी अख्तियार हो सकता है। तो मैंने तो बोला ना कि राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। राजनीति तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद शुरू होगी। अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कौन सा आज ही या कल में सरकार बनने जा रही है, तो प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट होंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। विजय जी का क्या मन बनता है, उनका काम है। चलिए, विजय जी को कांग्रेस का भी फोन आ रहा है। बंगाल, असम में लगातार तीसरी बार आए। ये तो सर अब जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद आप लोग आंकलन करेंगे। हालांकि इससे पहले कोशिश हुई थी एक्टर विजय एनडीए के साथ आ जाएं, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। बंगाल पर लौटूं मैं। अजय आलोक जी, आप बता रहे थे कि बंगाल को जीतने में आपको बड़ी टाइम लगा, काफी मुश्किलों का सामना आप लोगों ने किया। इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल का क्यों अलग था? आप लोग क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का चक्रव्यूह उस बार आप भेद पाएंगे और सरकार बना पाएंगे? देखिए, 2021 में भी हम बहुत अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि रिगिंग इस लेवल तक होगी कि काउंटिंग तक में रिगिंग करेंगे, छापेमारी चलेगी, जैसे आपने देखा पाल्टा सीट पे या बाकी सीटों पे। और 21 में निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह था, जनता में उतना रोष नहीं था। 21 से 26 के बीच में गंगा का पानी बहुत मैला हुआ है। आरजी कार हुआ, संदेश खाली हुई, आपके कंटिन्यूअस मुस्लिम अपीजमेंट हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हुआ, बशीरहाट में, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर मार करके उनको मारा गया, रामनवमी के प्रोसेशंस रोके गए। लगातार ये सब घटनाएं होते, एक भद्र लोक हो चाहे रूरल बेल्ट हो, एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट जनता में बहुत ज्यादा था। और एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे लोगों ने स्वाभाविक विकल्प देखा। एक फीलिंग हो गई थी कि अगर ये आ गई तो हमारा वजूद नहीं बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों में ये था कि नहीं भाजपा को लाना है, लोगों में था कि टीएमसी को निकालना है। द मैंडेट इज वेरी क्लियर, गेट लॉस्ट टीएमसी। एकदम यही मैंडेट था, गेट लॉस्ट टीएमसी। और नेचुरली भाजपा विकल्प थी और अगल बगल के राज्यों का इसमें बहुत योगदान है।
आप उड़ीसा देखिए, आप असम देखिए, आप बिहार देखिए, जो भी बंगाल से सटे हुए राज्य है, त्रिपुरा देखिए, और वहां की डेवलपमेंट पेस देखिए, और वहां के लोगों का रहन सहन देखिए, वहां की सड़कें देखिए, बिजली देखिए। ये जितने बॉर्डरिंग एरियाज में हम जीत रहे हैं इन सब राज्यों में, जी। ये दूसरे राज्यों का इफेक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस क्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई टीएमसी का छपरी गुंडा आके यहां पर कुछ भी कर देगा, पुलिस मूक तमाशा देखती रहेगी। और ये बंगाल में भी अब नहीं होगा, आज के बाद से अभी से इफेक्ट दिखने लगा है। ठीक है। अजय जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है और बहुत बेबाकी से कही कि भाई ठीक है, ये जो चुनाव है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीजेपी को ही वोट देना था, पर ममता को हटाना था, ममता को उखाड़ फेंकना था। बीजेपी को लेकर अगर डबल माइंड हो भी सकते थे तो उन लोगों ने भी वोट किया, और इसीलिए जो टैली है आप देखिए कि यहाँ पर 200 को भी छूती हुई नजर आ रही है। राहुल जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भाई ये जो वेव थी ना, तमाम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डेमोग्राफी, दिस दैट, सब वहां पर धरे के धरे रह गए, क्योंकि जनता ने तय कर लिया था ममता नहीं आनी चाहिए, बाकी देख लेंगे। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जनता ने ये तय किया कि जो है वो टीएमसी जो है उसका जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है, जनता को वो सही नहीं लगा। खास तौर से हिंदू पॉपुलेशन जो है उसे ये लगा कि ममता बनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जा रही हैं और वो बहुत ज़्यादा इस तरह के काम कर रही हैं जो कि एक मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको पसंद नहीं है। तो इसी कारण से ये हुआ है। और आप ये देखेंगे भी कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी हिंदू एरियाज हैं उसमें बीजेपी को अच्छा खासा और अच्छे मतलब वोटों से, आप एवरेज भी लगाएंगे तो 15-16 हज़ार वोटों से जो है वो ये सीटें जो है बीजेपी जीत रही है। तो ये बिल्कुल साफ है, ये कारण बिल्कुल रहा है। और दूसरा ये भी है कि महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं ये समझा कि बीजेपी उनके लिए अच्छा काम कर सकती है, बीजेपी उनको बेहतर जो है विकल्प लगी है। और यही कारण है कि जो इस तरह का रिजल्ट है, क्योंकि इस तरह का रिजल्ट तभी आता है जब जनता पूरी तरह से पलटने का सोच लेती है। बिल्कुल, और ये परिवर्तन का मूड ही था। जब हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे थे लोगों से, तब लोगों का मन जानने की कोशिश कर रहे थे, तो परिवर्तन वाली बात उनके मुंह से जरूर निकल रही थी। वो परिवर्तन की बात को कबूल कर रहे थे। अब ये ममता बनर्जी के शासन से उनको परेशानी थी, या जिस तरीके का माहौल या जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी ने खड़ा किया उसका इन्फ्लुएंस था, उसका असर तो खैर इस वक्त हमें पश्चिम बंगाल के नतीजों में दिख रहा है। लेकिन अब इन नतीजों को समीर जी हम नेशनल पर्सपेक्टिव से समझें, अगर हम इसे अब केंद्र की राजनीति के जरिए समझें, तो एक बात तो तय है, बंगाल में अगर हिंदू ये तय कर रहे हैं कि मैंडेट हिंदुओं का रहेगा तो सरकार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो इसका असर केंद्र में आप क्या देख रहे हैं? इंडिया अलायंस के नजरिए से आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं इंडिया अलायंस पे आऊँ उसके पहले मैं बंगाल के बारे में कह दूं कि बंगाल के हिंदुओं को ट्रैक पे आने में पूरे 5 दशक लगे। अगर आप देखेंगे तो 33 साल लेफ्ट की सरकार रही है, उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी की, 50 साल बाद वहाँ पर भद्र लोग को समझ में आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो उन्हें अब यह फर्क समझ में आएगा ममता बनर्जी के 15 साल पहले लेफ्ट के साल और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल। अब अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करो तो मुझे लगता है कि अब तो इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ हम नाम में उसको इंडिया गठबंधन कह सकते हैं। नीतीश कुमार आपके पास थे, वो चले गए, केजरीवाल थे, वो चुनाव हार गए, वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी थी, राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ और ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है। स्टालिन चुनाव खुद हार गए, वहाँ पर सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन में कोई नहीं बचा है। मुझे लगता है ये इसका नाम देना भी कोई अर्थ नहीं है इसके अंदर। ममता बनर्जी अगर चुनाव जीती तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी एक ताकत के रूप में नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के चुनाव बुरी तरीके से हार हुई है, अब इंडिया गठबंधन लगभग पूरी तरह से साफ हो गया। अब बस ये देखना है कि झारखंड में हेमंत सोरेन कब तक बने रहते हैं इस गठबंधन में। मुझे लग रहा है कि ये परिणाम देखने के बाद हो सकता है आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन भी एनडीए का दामन थाम ले और एनडीए अंदर आ जाए। अब मुझे लगता है कि 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती नहीं। और अब सबसे बड़े जो चुनाव डिफिकल्ट थे भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, वो सारे चुनाव अभी 2026 में थे। अब जो भी चुनाव होंगे, सिर्फ पंजाब आप छोड़ दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती है, बाकी गुजरात होंगे, उत्तराखंड होंगे, उत्तर प्रदेश होंगे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। 2024 में समीर जी ऐसे लगा था कि अब बीजेपी का स्लाइड शुरू हो गया है। 240 सीटें आने के बाद पूरा विपक्ष एक तरीके से लामबंद हो गया था और बड़ा उत्साह में था कि 240 सीटें आई हैं, यहां से अब स्लाइड शुरू हो जाएगी बीजेपी की। लेकिन 2024 के बाद अब जिस तरीके से पीक पर है बीजेपी, 17 मुख्यमंत्री अगर बीजेपी के हैं पूरे देश में, तो समझा जा सकता है कि इससे ज्यादा पीक अब क्या आएगा भारतीय जनता पार्टी का? निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद जब कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे आ गई और भारतीय जनता पार्टी को अब सरकार चलाने के लिए चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार चलाई है, कहीं नजर नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन की सरकार चला रही है। इतना शानदार प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद से आप महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा के हो, दिल्ली का चुनाव, तमाम राज्यों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब 2029 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी अभी पीक पे नहीं गई, भारतीय जनता पार्टी जाएगी अभी पीक और आएगा। अभी बाकी, अभी तो झारखंड का चुनाव जीतेगी, अभी पंजाब का चुनाव जीतेगी। अच्छा। और आने वाले मतलब आप पंजाब भी जितवा रहे हैं भारतीय जनता निश्चित रूप पार्टी से को? पंजाब भी जीतेगी, झारखंड भी जीतेगी। और आप ये तय मान के चलिए कि फिर अभी तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव आना है, वहां कांग्रेस है, फिर विपक्ष कर्नाटका का already चुनाव चलता ही है, है। फिर कर्नाटका का चुनाव है। नहीं, विपक्ष के लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं? अब विपक्ष खुद ही नहीं चाहता लड़ना चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ती। चलिए, क्या राहुल गांधी ने आसाम में बसा चुनाव लड़ा? क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा? क्या राहुल गांधी किसी राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करके रात को वहां पर रुकते हैं? किस राज्य में राहुल गांधी ने लगा कि केरल में बहुत प्रचार किया हो, खून पसीना बहाया हो, बंगाल में दिन रात एक किया हो? किस चुनाव में राहुल गांधी करते हैं या प्रियंका गांधी करती? जब आप खुद ही चुनाव नहीं लड़ोगे, आप अमित शाह से सीखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सीखिए, दिन रात फील्ड के अंदर काम करते हैं। देश का गृहमंत्री अगर यह कहता है कि 15 दिन में बंगाल के अंदर रहने वाला हूं, रात की 2 बजे तक वो काम करते हैं और सुबह 6 बजे बैठक लेना शुरू करते हैं, तो राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि भारतीय आज जनता का है पार्टी वो, कैसे नतीजे चुनाव वाले लड़ती दिन है। भी है नहीं फिलहाल, मतलब है ना। तो क्लैरिटी के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, कंफ्यूजन के साथ लड़ेंगे कि आप किसके दोस्त हैं किसके नहीं, यानी कि जब स्टेट में आते हैं तो एकदम अलग अलग हो जाते हैं और इतने एग्रेसिव बयान दे देते हैं, तो ये कंफ्यूजन जो है जनता को कितना रास आएगा। लेकिन एक अलार्मिंग फिगर एक और भी है जिसे नेशनल पर्सपेक्टिव में खासतौर से छत्रपों के लिए देखना बहुत जरूरी है। मुस्लिम वोट, जब बीजेपी इस तरह से पोलराइज्ड एक इलेक्शन बढ़ता है, बीजेपी इतनी एग्रेसिवली किसी स्टेट में आगे बढ़ती है, तो कहा जाता है कि भाई मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन करण, अगर हम इसी बात को आपके पास लेकर आए कि ये कितना अलार्मिंग सिचुएशन है छत्रपों के लिए, खासतौर से पहले अखिलेश यादव की बात कर लें, फिर बाकी स्टेट्स की बात करें नेशनल पर्सपेक्टिव में, कि मुस्लिम्स ने भी कह दिया है कि भाई आप बीजेपी का हवा बना के डरा के आप कुछ भी नहीं सर्व कर सकते हमें, अगर आप डिलीवरेबल्स नहीं देंगे तो हम ऑप्शंस तलाशेंगे, क्योंकि 42% मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स में 42% पे बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। वहां पे मुस्लिम वोट 1-2 नहीं बल्कि 4 फ्रेगमेंट्स में भी कई जगह बटा है। देखिए पिनाश जी, एक बात समझनी होगी हमें। मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं, मुस्लिम्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स वन ऑफ द पुअरेस्ट हैं। गुजरात के मुस्लिम से, जहां ये लोग गुजरात में, जिसको ये लोग हिंदुत्व लेबोरेटरी कहते हैं, वहां का मुस्लिम मच बेहतर स्थिति में है पर कैपिटा इनकम वाइज और हर एस्पेक्ट वाइज दैन बंगाल के मुस्लिम। तो अब मुस्लिम भी पूछ रहे हैं बात को कि भाई हमें आप इसी तरह यूज करते रहोगे वोट बैंक की तरह, या हमें कुछ दोगे भी आप? आज आप जो भी कहें, चाहे आवास योजना हो, चाहे और प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजना, उज्ज्वला योजना हो, कृषि सम्मान निधि योजना हो, इन सब में मुसलमान बहुत बड़े लाभार्थी रहे। तो ये बात, अब ये क्वेश्चन उठने लग गया है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ पे सब यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि भाई अब भाजपा पीक करती जा रही है, एक दूसरी थॉट में देता हूं आपको। 2028 तक, यानी 29 से जस्ट पहले, जब असेंबली चुनाव होने होंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के, तब एंटी इनकम्बेंसी भी आ सकती है अगर इन्होंने नहीं डिलीवर किया हो। तो जब पावर आती है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ओडिशा में भी तब एंटी इनकम्बेंसी की प्रश्न चल रहा होगा, बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में भी, तो उनके पास कुछ कहने को नहीं होगा। और फिर आपके पास एक विपरीत नहीं है, अब आप ही आप हो हर जगह। मुश्किल से एक हिमाचल और तेलंगाना और कर्नाटका में गिना सकते हो, बाकी हर जगह 29 से जस्ट पहले आपका भी एक बहुत तगड़ी परीक्षा चल रही है। यानी एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे कि डबल इंजन की बिल्कुल, सरकार नहीं है, बिल्कुल। स्टेट हमें तो करने नहीं देती। आपको अब याद है पूरा बॉर्डर जो है 2024 फेंसिंग करनी ही पड़ेगी, 2024 देना के पड़ेगा। लोकसभा से पहले लोग क्या कह रहे थे? इनविंसिबल है बीजेपी, 400 पार की बातें चल रही थी। तो कहीं उस झाले में फिर से ना आए, संभल के चले, क्योंकि 28 में बहुत सारी जगहों पे आपको खूब परीक्षा देनी होगी। आपने अलार्मिंग सिचुएशन का जिक्र किया है, तो अजय आलोक जी आप आ जाएं चर्चा में। कभी कभी विपक्ष का ना होना भी आपके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, जिसका जिक्र अभी करण जी यहाँ कर रहे हैं। नहीं, करण जी भी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार जहां जहां रही है वो रिपीट इसलिए होती है क्योंकि हम डिलीवरी और गुड गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं। बिहार में लगातार 5वीं बार सरकार में हम हैं, यूपी में लगातार, यूपी जैसे स्टेट में हम दूसरी बार सरकार में पूर्ण बहुमत से हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब हमने रिपीट किया, गोवा रिपीट किया, अभी असम में तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ डिलीवरी। अगर लोगों को डिलीवरी नहीं मिलेगी, अगर सड़क नहीं मिलेगी, अगर बिजली नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं रहेगा, तो हमको क्यों रखेगी भाई? हमें भगाएगी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमारा परफॉर्मेंस का लेवल डिफरेंट है, और पीक, और राजनीति में पीक डिप अपने हरकतों से होता है। अगर आप काम करिएगा, जिस काम के लिए जनता ने आपको चुना है वो काम करते रहिएगा, तो जनता का विश्वास आप में रहेगा। काम नहीं कीजिएगा, प्रिंस ऑफ इटली रहिएगा, चुनाव लड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना नहीं है, कभी ओमान, कभी इंग्लैंड, कभी मलेशिया, कहीं कहीं घूमना है, तो फिर कहां से ऐसे चुनाव होता है? अभी आप लोग नेशनल प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कहा कि इंडी नाम का चिड़िया अब कुछ बची नहीं।
और इसके सबसे बड़ी कारण ये है कि मिस्टर राहुल गांधी जी भस्मासुर की तरह हैं। जिसके साथ रहेंगे उसको भस्म कर देंगे। लगातार लाइन से देख लीजिए, जो जो अलाइज हैं साफ होते चले गए, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे बिहार में आरजेडी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे स्टालिन अभी हो, डीएमके स्टालिन हो, जहां जहां रहेंगे, जहां पड़े संतन के पांव वहीं वो बंटा लेकिन धार। अजय आलोक तो जी, बंगाल कांग्रेस में के तो पांव, उलट राहुल है। गांधी जी के पांव सीटों जहां के पड़ेंगे आंकड़े वहां अगर बंटा आप धार देख होना लीजिए तय तो है। कई जगहों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारकर आपका ही भला किया है। वोटर्स वही बट कहने गए, जा नहीं, राहुल गांधी तो इनका भला भाई, हमेशा करते वोटर्स हैं। कट गए तो आपका भला हो अरे, गया। नहीं, मैं आलोक जी, अजय आलोक जी, एक बात मेरा मैं आपको बता रहा हूं प्राची जी, अगर राहुल गांधी जी अलायंस कर लेते, हाँ, राहुल गांधी जी अलायंस कर लेते ममता जी के साथ ना, तो हमारी सीटें भी 225 होती। वो तो ममता उनको अछूत मानती है, उनको नहीं, साथ में रखने को तैयार ही नहीं है। अजय आलोक वो जी, अलग लेवल है। अजय आलोक जी, एक छोटी सी सविनय निवेदन है मेरा आपसे। देखिए भाई, राहुल गांधी के बारे में बुरा मत कहा करिए भाई, उनको भस्मासुर कहना और ये सब मत कहिए। उनको अभी आप रखिए भाई, 29 के चुनाव में भी वो आप ही के काम आते हैं। तो अगर मोदी जी बनाम राहुल गांधी हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसलिए राहुल गांधी भाई स्वस्थ रहें, शक्तिशाली रहें, इससे अच्छी चीज आपके लिए नहीं है सर। तो आप ये मत दीजिए आइडियाज कि भाई वो जहां जाते हैं खत्म कर देते हैं। अरे वो हम कौन, आपका फलाई करके जाते हैं, इसलिए अच्छी चीज है वो, फले फूले, इससे अच्छी बात चलिए क्या जरा हो तस्वीरें सकती भी है। दिखा दूं अपने दर्शकों को कि किस तरह से भी आप तस्वीरें देख रहे थे। तो बीजेपी के यहाँ दिल्ली शरद मुख्यालय जी, में इंतजार हो रहा है हम लोग- प्रधानमंत्री मोदी का, जो अब से कुछ ही देर में वहां आ पहुंचने रहे हैं वाले अजय जी हैं। आपके पास। जी, वो जरा तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह से वहां आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर आखिरकार बीजेपी इतने लंबे वक्त के बाद सत्ता में आई है। एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अगर आप देखिए 1952 में शुरुआत में 9 सीटों के बाद फिर जिस तरह से डिक्लाइन होता गया, शून्य पर आप रहे, उसके बाद धीरे धीरे अपना ग्राफ बनाया और आज आप देखिए किस तरह की थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 200 का आंकड़ा यहाँ पर अब फिलहाल ट्रेंड्स में बीजेपी जो है शाम होते होते छूती हुई नजर आ रही है। तो मैजिक फिगर से कहीं ज्यादा तो ये जीत बड़ी है, ये जीत खास है, ये जीत कई दशकों के इंतजार के बाद आई है। और अपने फाउंडर मेंबर के अगर वहां उनकी जमीन पर अगर आप कमल खिलाने में, उस आइडियोलॉजी को अपने पक्ष में करके लाने में आप कामयाब होते हैं तो इस जीत के मायने भी अलग हो जाते हैं। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में इस जीत के क्या असर होंगे वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी के अपने इंटरनल ग्राफ की अगर हम बात करें, खुद के लिए अगर हम बात करें, तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो जोड़ी है, समीर जी, किस तरह से अगर हम 2014 से देखें और आज हम 2026 में बैठे, एक करते हुए जितने भी आप उन पे सवाल उठाएं कि भाई आप वहां से नेता ले आते हैं, उस पार्टी से ले आते हैं, भाई आना चाहता है तभी तो लेकर आते हैं ना, वहां का नाराज होगा तभी लेकर आते हैं। करते अब आप देखिए देश का पूरा मैप भगवा होता चला गया है। सिर्फ साउथ के स्टेट्स को छोड़ दें तो सब भगवा हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को आप सिर्फ 2014 से मत देखिए, आप उनकी जोड़ी को गुजरात से देखिए। तो गुजरात से लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह जी उनके साथ थे, लगातार गुजरात में जिस तरीके से संगठन को मजबूत किया, और 2014 में आने के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम अमित शाह जी ने किया, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया। और जहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी को पूछता नहीं था, चाहे वो त्रिपुरा हो, बाकी मणिपुर हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, सरकार बनाई, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की संगठन स्किल, इन दोनों ने मिलकर, और जिस तरीके से राजनीति करते हैं, 24 घंटे राजनीति करते हैं, पार्टी को साथ में लेकर चलते हैं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो राइज हुआ है देश की राजनीति के अंदर, वो मतलब कल्पना से परे है। और अभी भी मुझे लगता है कि थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है, कभी ये नहीं कहते कि अब बस बहुत हो गया, बंगाल जीत लिया तो बहुत हो गया। मुझे लग रहा है कल बैठक होगी, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, और उसके ही अगले दिन से मुझे लगता है फिर ही अगले किसी चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। फिर वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, आज ही गुजरात का हो, प्रधानमंत्री जब या किसी आएंगे तरीके से हो। बीजेपी मुख्यालय पर तो वो आगे की जीत का मंत्र भी देते हैं, आगे का रास्ता भी प्रशस्त करते हैं। और जो तस्वीर हम देख रहे हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से, वो गमछा जो लहराया था बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने, वो आइकॉनिक बन गया है। आज भी जो कार्यकर्ता हैं उसी तरीके से गमछा लहरा रहे हैं, उसी तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं, उत्साह में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए गमछा लहराया जा रहा है, और बीजेपी कितनी मजबूत हो रही है या बीजेपी के लिए जीत कितनी बड़ी है, इसी से समझा जा सकता है। तो थोड़ी ही देर का वक्त है, लगभग आधे घंटे का वक्त तक बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा राहुल गांधी पर चल रही थी, राहुल जी, इस चर्चा को आगे ले जा रही हूं। अजय आलोक जी बेशक राहुल गांधी के लिए जो कह रहे थे सो कह रहे थे, लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि राहुल गांधी समय समय पर स्टार कैंपेनर के तौर पर बीजेपी के लिए ही काम कर देते हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो बीजेपी के लिए ही कुछ वोटों का इंतजाम कर देते हैं चुनावों में।
देखिए, राहुल गांधी मैं मानता हूँ, पहले से भी कहता रहा हूँ कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह दिखाई देते हैं, तो ये उनकी छवि के लिए भी अच्छा नहीं है। उनको और मेहनत करनी चाहिए। उनको भी जैसे बीजेपी के लोग मेहनत करते हैं अपने चुनाव में, वैसे ही मेहनत करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें और अजय आलोक कह रहे थे, शायद मैं उससे कहीं सहमत नहीं हूँ। आप फिर हिमाचल में क्यों नहीं हर बार जीत जाते? यानी आप सरकार जब आती है गलत काम करते हैं, ख़राब काम करते हैं। कर्नाटक में क्यों आप हार गए थे? क्यों गलत काम कर रहे थे क्या वहाँ पर? मध्य प्रदेश में क्यों हार गए थे? राजस्थान में क्यों हार गए थे? तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं तब आप जीत की ओर अग्रसर होते हैं। ये बात मैं वैसे भी कहता हूँ कि बीजेपी जब एक सत्ता में आती है तो वो प्रोग्रेसिव एक जो है छवि उसकी वो हमेशा दिखाई देती है। वो जो है विकास के काम करती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करती है। ये काम हमेशा बीजेपी ने किया है। अगर यही देखिए सिर्फ एक क्राइटेरिया होता कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो मुझे लगता है वाजपेयी सरकार नहीं हारी होती। बिल्कुल। तो फिर वो बहुत अच्छा काम कर रही थी उस वक्त, लेकिन हार गए थे 2004। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं चुनाव में काम करते हैं। वो चाहे हिंदू मुस्लिम का फैक्टर होता हो, चाहे वो जातियों का फैक्टर होता हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का फैक्टर होता हो, चाहे वो मुफ्त की जो स्कीमें मिलती हैं, जो रिश्वत दी जाती है, मैं तो उसे रिश्वत ही बोलता हूँ, जो रिश्वत दी जाती है वेरियस पार्टीज़ की तरफ से, वो भी बहुत ज़्यादा काम करता है। अब ये रिश्वत शब्द अजय आलोक जी आपको सुनकर कैसा लग रहा है? राहुल महाजन जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव सिर्फ काम के दम पर जीता जाए, ऐसा तो नहीं है। कई उदाहरण है जहां आपकी सरकार भी रिपीट नहीं कर पाई है। देखिए, हमारी सरकार जहाँ पे रिपीट नहीं हुई, मध्य प्रदेश में रिपीट अगर नहीं हुए तो मध्य प्रदेश में हमारा वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा था। जहाँ भी हम कभी हारे हैं, हिमाचल ही हम हारे हैं, तो हिमाचल में हारने के कारण थे, बिल्कुल स्पष्ट कारण थे। वहाँ कोई पोलराइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारा हिंदू पॉपुलेशन है। हम हारे, हमने परफॉर्म नहीं किया होगा, हम इसलिए हारे। कर्नाटक हम हारे, अपीजमेंट भी था, पोलराइजेशन भी था, प्लस हमारी परफॉर्मेंस लोगों को अच्छी नहीं लगी। अपनी गलतियों को एडमिट करने से कोई छोटा नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी खूबी हमारी ये है कि हम अपनी कमियों को पहचानते हैं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अब जहां तक ना करण जी जो कह रहे थे राहुल गांधी के बारे में कि मत बोलिए, भाई हम कौन होते हैं कि हम हमारे चाहने से राहुल गांधी जी हट जाएंगे या हमारे चाहने से रहेंगे? अरे जब तक मम्मा है, जब तक है बहना है, तब तक रहेंगे। तो जितना जिनको किस्मत लेके आए उनकी किस्मत मैं थोड़ी ना छीन लूंगा। अब आप ऐसे देखिए तो राहुल गांधी जी अब 5 बार के सांसद हो गए, मामूली बात है। भले किसी भी टर्म में 50% अटेंडेंस नहीं रहा हो संसद में, वो अलग बात है, लेकिन 5 बार के सांसद तो है ही ना भाई। तो वो सब अपने अपने क्राइटेरिया, अपनी किस्मत लेके आते हैं लोग राजनीति में। चलिए, इंडिया अलायंस की यहाँ से किस्मत कहाँ जा रही है, ममता दीदी की किस्मत कहाँ जा रही है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अजय आलोक जी, बहुत देर से इस पर बात नहीं हुई। बीजेपी तो कहाँ जा रही है सब देख रहे हैं, बहुत ही फल फूल रही है। पूरा देश इस वक्त भगवा में हो रहा है अगर साउथ को छोड़ दें। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से इंडिया अलायंस की, राजकुमार जी, यहाँ से ममता दीदी की राजनीति क्या? क्योंकि कहा जा रहा था कि दीदी के लिए करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि बंगाल जब एक बार आपको सीट पे बैठाता है, वहां का जो पॉलिटिक्स का मिजाज है वो काफी, जैसे कहते हैं, एग्रेसिव भरा है। तो वहां पर टीएमसी कहाँ रहेगी, कितनी बचेगी? दीदी की का वजूद जो दिल्ली की पॉलिटिक्स में देखा जा रहा था कि भाई इतनी बार अगर जीतेंगी तो दीदी दिल्ली आ जाएंगी, बाई को वहां पर बैठा देंगी, तो दिल्ली में उनका कद बढ़ जाएगा। इंडिया अलायंस के लिए दीदी एक बहुत बड़ा चेहरा थी नीतीश के जाने के बाद, तो वो भी खत्म हो गया अब उनके पास से। देखिए, बंगाल की अगर आप बात कर लें, बंगाल की ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो बंगाल की जनता का पेशेंस तो है वो 2 मामलों में कि 20 साल लगातार कांग्रेस ने रूल किया, उसके बाद फिर 5 साल किया, 25 साल कांग्रेस को दिए, 34 साल लेफ्ट को दिए और 15 साल ममता को दिए, और फुल मेजोरिटी के साथ दिए। कोई डगमग वाली सरकार नहीं थी। तो जनता मौका पूरा देती है, और जब उसका मन बदलता है तो दूसरे को भी मौका पूरा देती है। ठीक है। दूसरी बात, ममता बनर्जी क्यों हारी? हमने बीजेपी के नहीं सर, अब यहाँ से बात यह है कि यहाँ से कहाँ जाएंगी? अब दिल्ली में तो वो कद रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है। इंडिया अलायंस खुद ही नहीं बचा है, उसमें कोई जीतने वाला नहीं बचा है, तो दिल्ली में कोई कद नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लंबे वक्त के लिए देते हैं, तो भाई ममता दीदी का खुद का वजूद, टीएमसी का, दिल्ली की राजनीति का, उसको अगर थोड़ा एनालाइज कर सके हमारे लिए। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी सरकार से जा रही हैं, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। सीटें 100 टच होंगी, उसके नीचे रहेंगी, ये थोड़ा देखने वाली बात है। लेकिन अगर उनकी सीटें 80 भी रहती हैं, 85 भी रहती हैं, तो ये मान लेना कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की राजनीति में समाप्त हो जाएगी या ममता बनर्जी की राजनीति समाप्त हो जाएगी, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी हो। ठीक है। दूसरी बात, ममता बनर्जी कोई पद से बनी हुई नेता नहीं है। ममता बनर्जी अपने संघर्ष से, सड़क से खड़ी होकर बनी हुई नेता है। उनके पीछे कोई परिवार की विरासत नहीं थी, कोई पार्टी की विरासत नहीं थी। 1998 में नई पार्टी बनाती हैं,
अगले चुनाव में 29% वोट हासिल करती हैं और 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार को, जिसने एक ऐसा कार्डर बेस और बड़ा व्यवस्थित सिस्टम भी बना लिया था, उसको उखाड़ फेंकती है। तो ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो जाएगी इस चुनावी के हार के बाद, मैं नहीं मानता। ठीक है।